हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार खुराना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे आपको प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स और 11वीं क्लास है। आपको पता है चैप्टर है भारत में मानव पूंजी निर्माण। तो सबसे पहले आप बताइए, मानव पूंजी से आप कैसे परिचित हुए? आप किसको ह्यूमन कैपिटल, आप किसको मानव पूंजी मानते हैं? बताइए। क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करने से क्या मानव पूंजी विकास में डेवलपमेंट हो सकता है? अगर हो रहा है तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? ठीक है, देख लिया आपने। मानव पूंजी क्या है? ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल क्या है, इतना हम देख रहे थे। मानव पूंजी स्रोत क्या है? आप किसको ह्यूमन एसेट की तरह देखते हैं और कैसे आप इसको मापते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ये बेसिकली आपको देखना है। और क्या कुछ है इसके अंतर्गत, सारा एक एक करके हम इसको देखेंगे। ठीक है, भारत में मानव पूंजी निर्माण कैसे हो सकता है, क्या कुछ चीजें हैं, ठीक, इन सब पर हम एक एक करके आपका बात करें। देख लिया इतना? यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? शिक्षा पर व्यय क्यों जरूरी है? आपके माता पिता शिक्षा पर क्यों व्यय कर रहे हैं? देख चुके हैं इतना? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। कल हम वहां तक देख चुके, आगे बढ़े। अपने व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रमोशन या पलायन करते हैं। तो क्या है, जहां आदमी रह रहा है, हाँ उसको उतना पैसा नहीं मिलता एकदम, शायद उसको चाहिए या उसको जरूरत है, वो क्या करता है, अपने लिए पलायन करता है। पलायन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का प्रयास करता है और उसी को कहते हैं पलायन। क्या करता है वो? आपका पलायन या प्रवास करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आय के लिए क्या होते हैं, आपके प्रवसन होते हैं। केवल आय फैक्टर नहीं है, कहीं शिक्षा है, कहीं हेल्थ है, कहीं एजुकेशन है, कहीं सोसाइटी है, कहीं कल्चर है और कहीं की बाकी क्लाइमेट है। और आय भी एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो रोल प्ले करता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवसन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण होता है। गांव में क्या है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो भी लोग शहर की तरफ फेंकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन और संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतन की अपेक्षा में दूसरे देशों में चले जाते हैं। प्रवसन की दोनों ही स्थितियां में परिवहन की लागत उच्च स्तर निर्वाह के साथ अनजाने सामाजिक, कैसे हैं, अनजाने सामाजिक संस्कृति परिवेश में रहने, मानसिक लागतों को आपका प्रवासी श्रम का सहन करनी पड़ती है, किंतु नए स्थानों पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों में कहीं अधिक होती है। ठीक, और प्रवास के व्यय में मानवीय पूंजी का निर्माण स्रोत है। कैसा होता है, मानव पूंजी का जो निर्माण है वो उसी में आपका होता है। ठीक, व्यक्ति श्रम बाजार में, दूसरे बाजार में चाहे शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का प्राप्त करने के लिए व्यय करता है और दूसरी जगह व्यय करता है। और ये व्यय जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतन क्या है, फिर या प्रशिक्षण शिक्षाएं सही प्रकार से कौशल प्रशिक्षण दे रही हैं, सही प्रकार का कौशल क्या है, प्रशिक्षण कैसे हो रहा है, इन सभी चीजों पर बात करते हैं। और यह जानकारी मानव पूंजी निवेश के लिए पर्याप्त मानव पूंजी भंडार का दुरुपयोग करने की दृष्टि, श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय की जानकारी प्राप्त किया, ये भी मानव पूंजी निर्माण का। भौतिक पूंजी की अवधारणा पर मानव पूंजी दो प्रकार की पूंजी समरूपताएं हैं तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएं हैं, तो हमको देखने की। कुछ समानताएं हैं, कुछ प्रभावशाली चीजें हैं जो हमें मानव पूंजी के निर्माण। तो प्रवसन किस लिए है, लोग अपने गांव से क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों चीजों को छोड़ रहे हैं, क्यों किस प्रकार बदल रहे हैं, इन सब का कुछ ना कहीं आपका मूल कारण छिपा हुआ है। और वही आपका प्रवसन की स्थिति को एक एक करके हमको आते हैं और जानने का प्रयास करें। हो गया, आगे बढ़े। अब मानव पूंजी, भौतिक और मानव पूंजी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम किसको
फिजिकल एसेट और आपका ह्यूमन एसेट कहते हैं या कैपिटल कहते हैं, चलिए कैपिटल ही है। इनमें कहते क्या है, उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है ये देख लेते हैं। दोनों ही प्रकार की पूंजी सुविचारित निवेश परिमाण के परिमाण है। भौतिक पूंजी में निवेश का निर्माण अपने ज्ञान आधार पर लिया जाता है। किस पर लिया जाता है? ज्ञान बेसिस। इस संबंध में उद्यमियों के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। ऐसे हैं जो उद्यमी है, जो कोई व्यापार कर रहा है, कोई चीज लगा रहा है, उसके पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल की दर का आकलन करने का ज्ञान होता है। ठीक है, और इन गणनाओं के बाद ही वे अपने विवेक आधारित निवेश करता है। भौतिक पूंजी का स्वामित्व उस व्यक्ति की सुविचार निर्णय का परिमाण होता है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। तो भौतिक निर्माण क्या है? एक आपका इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल प्रोसेस है। क्या है? भौतिक निर्माण। ठीक, यह आपको इसमें दिखाई देगा। मानव पूंजी के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन पर उस अवधि में होता है जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ हो कि कोई चीज का आप डिसीजन ले रहे हैं, आप इतने कैपेबल नहीं है। ठीक, तो क्या अपनी आमदनी को अधिकतम कर पाने में नहीं, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय के अभिभावक समाज ही करते हैं। उनके समकालीन शिक्षाविद और समाज के उच्च स्तरों विद्यालयों में मानव पूंजी में निवेश संबंधी निर्णय की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रकार मानव पूंजी निर्माण विद्यालय स्तर पूंजी पर निर्भर करते हैं। मानव पूंजी निर्माण अधिकांश रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, जो मानव पूंजी निर्माण क्या है, तो आपको लगेगा यह निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, और इसमें होता क्या है, मानव पूंजी निर्माण में विद्यालय इत्यादि का निर्माण पर निर्भर करता है और अंशतः मानव पूंजी को धारण करने वाले सुविचार निर्माण के प्रतिफल होते हैं। देखिए, एक अच्छे सुविचार इसमें कैसे हैं, वो आपका प्रतिफल के रूप में। तो फिजिकल जो भौतिक पूंजी है, उसका मतलब एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया में दिखाई दी। ठीक, आप जानते हैं कि जैसे भौतिक पूंजी के स्वामित्व में सदैव उपस्थित नहीं रहना चाहता, वह यात्री बस परिवहन के उपयुक्त हैं, किंतु उस वाहन को चलाने के लिए ज्ञान संपन्न चालक को वाहन के साथ रहना पड़ता है। अब देखिए, आपके कोई भी परिवहन का सिस्टम है, अगर आपको वाहन चलाना चाहते हैं, जिसको वाहन चलाना आता है वही तो रह सकता है, वही चला सकता है। भौतिक पूंजी किसी भी वस्तु की भौतिक दृश्यता होती है। उस किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की तरह बाजार में बेच सकता है। मानव पूंजी अदृश्य होती है, यह धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची बसी होती है। यानी जो भौतिक पूंजी होती है, ये कैसी होती है? ये वस्तुओं की भांति दिखाई देती है, और सबसे बात है, ये किसी भी वस्तु के भांति ये बाजार में बिक सकती है। और मानव पूंजी अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती। तो यही कारण है ये शरीर और मस्तिष्क में रची बसी होती है। तो आपको जो चीज दिख रही है वो आपको ज्यादा दिखेगी, आप बेच सकते हैं, लेकिन जो चीज मस्तिष्क में है वो चीज आपको कहां से दिखाई देगी? ठीक है, और बाजार में मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता। ध्यान दीजिए, आप ह्यूमन कैपिटल को मार्केट में बेच नहीं सकते, केवल उसकी सेवा पर बिक्री की जा सकती है। उसकी आप ब्रेन का यूज करके आप पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। तो इसलिए मानव पूंजी के स्वामी को उत्पादन के साथ साथ उपस्थित होना चाहिए। भौतिक पूंजी को भी उसके स्वामित्व से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु मानव पूंजी के स्वामित्व में पृथक संभव नहीं है। कैसे अलग नहीं कर सकते? दोनों प्रकार की पूंजियों के साथ साथ किसानों की गतिशीलता आधार पर अंतर होता है। कुछ कृत्रिम अवसादों को छोड़कर भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध मतलब बिना रुके टुके निर्बाध आवागमन चलता रहता है, किंतु मानव पूंजी का प्रभाव इतना निर्बाध नहीं होता है। इसके मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊंची बाधाएं आती है। भौतिक पूंजी का निर्माण आयात के सहारे भी होता है, किंतु मानव पूंजी को रचयिता के समाज की अर्थव्यवस्था की भौतिक विशेषताओं के अनुरूप सुविचारित नीतियां हैं।
संबंधित निर्णय सरकार के व्यक्तिगत व्यय के आधार पर होती है। समय समय के साथ दोनों प्रकार की पूंजियों का मूल्य ह्रास होता है। किसी मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और प्रौद्योगिकी परिवर्तन उसे पुराना घोषित कर देता है। मानव पूंजी में आयु के अनुसार कुछ ह्रास आता है। आपने कोई सामान लिया है, कोई चीज ली है, कोई पुरानी हो गई है, आपको पता है वो घिसेगी जरूर, और घिसने से उसमें डेफिशिएट आता है और वो कुछ घट जाती है, उसी को हम ह्रास कहते हैं। ठीक, कि कीमत में कमी आना उसको मूल्य। किंतु अगर आपने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में निरंतर निवेश किया है तो ह्रास का काफी सीमा तक निराकरण हो सकता है। आपका शरीर अच्छा है, आप स्वस्थ हैं, आपने एजुकेशन अच्छी ली है, तो वो कमी नहीं आएगी जो आनी चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए। और यह निवेश मानव पूंजी को प्रौद्योगिकी परिवर्तन के सामने योग्य बनाती है। यही है वो चेंज जो आपका उसके समक्ष योग्य बनाती है। भौतिक पूंजी किसी भी प्रकार के भौतिक परिवर्तन का सामना करने के लिए सक्षम नहीं आ पाती। ठीक, मानव पूंजी द्वारा सर्जित हित लाभ के प्रभाव में भौतिक पूंजी से अलग होता है। मानव से उसका केवल स्वामी ही नहीं वरना सारा समाज लाभान्वित होता है। इसे एक बाह्य हित लाभ कहा जा सकता है। एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रभावपूर्ण भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। एक स्वास्थ्य व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर आसपास में सफाई आदि के माध्यम से रोगों का संक्रमण रोग उनके बीमारियों के रूप में धारण नहीं कर देता है। मानव पूंजी व्यक्ति के साथ साथ सामाजिक हित का आपका सर्जन होता है, किंतु भौतिक पूंजी तो प्राय निजी लाभों को ही जन्म देती है। पूंजीगत पदार्थों के लाभ को कहीं मिल पाना द्वारा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सेवा को कीमती को चुका सकता है। ऐसा है उनको आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। यानी कि अगर मानव पूंजी बढ़ेगी तो उससे क्या इकोनॉमिकल ग्रोथ होना संभव होगी? तो कैसे होगी? राष्ट्रीय आय में विकास योगदान अधिक होता है। किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है। भाई जाहिर सी बात है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और बिना पढ़े लिखे लोगों से अधिक श्रम करता है, उसकी योग्यता अधिक है, काम कैपेबिलिटी अधिक होगी। यही कारण है कि वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित करता है। और यानी कि पढ़ा लिखा आदमी आय को ज्यादा कैसे करेगा? ज्यादा बनाएगा। क्लियर है? और कम पढ़ा लिखा आदमी कम बनाएगा। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि से है। इससे है देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि से होता है। फिर तो स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का क्या है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। यानी कि शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में क्लियर हो गया? कैसा होगा? अधिक समय तक व्यय धनारहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। जो स्वस्थ है वो बिना रुके, बिना विधान के, बिना किसी अड़चन के बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है, जबकि एक अनपढ़ व्यक्ति काम नहीं कर सकता। यह आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, अब देखिए, इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। और कह रहे यही कारण है, जो स्वास्थ्य है वो आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जांच, प्रवसन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। क्या करती हैं? जो व्यक्ति है उसकी जो उपार्जन क्षमता है, जो उसके कमाने की दर है, का वो क्या करती हैं? संवर्धन, उसको बढ़ाती है। ये कह रहा है, क्लियर है? और मानव की समृद्धि वर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि ये साथ ही
परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए विकास पर कार्यरत है। शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझाने की क्षमता प्रदान करती है। ऐसी करती है, वो आपका क्षमता प्रदान करती है। इस चीज में जो हमारी शिक्षा है वो हमारे चेंज लाती है हमारे सोसाइटी में, और वैज्ञानिक जो प्रोसेस है उसको बढ़ाती है, और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो हमको प्रदान करती है। क्लियर है? ठीक। जिसे आविष्कार और नव निर्माण परिवर्तन में सहायक माने जाते हैं। इनोवेशन में भाई हम क्या कुछ करने वाले हैं, और जो नए चेंजेस होने वाले हैं उसमें हम उसको हेल्पफुल मानते हैं। कैसे मानते हैं? हम उसको हेल्पफुल मानते हैं। इसीलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। कैसी होती है? नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। क्लियर है? हो गया? चलिए, तो मानव पूंजी में कैसे सहायक है एजुकेशन, कैसे आपका साइंटिफिकल और टेक्निकल जो पावर है उसको आपके इनहेंस करती है, कैसे इनहेंस करती है, इन सारी चीजों को आप इसे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत